हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, अब हमारा एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम रह गया है। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है। आज से हम साइंस की पेडोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पेडोलॉजी का डे 1 है। आप सभी को पता है, जब हम सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हम किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पेडोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो मेजर पोर्शन है एग्जाम्स में वो पेडोलॉजी का भी रहता है। इसलिए पेडोलॉजी की क्लासेस करनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कंटेंट की करनी ज़रूरी है। आज हम पेडोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बट डिटेल के साथ, सो दैट अगर आपको उसके उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। हमारे को कहा गया है, हमारे को यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा गया है कि अगर हम टीम टीचिंग की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा हमारा डिस्क्रिप्शन सबसे सही बैठता है, ठीक है। टीम टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्या कहा गया है, इट मेक्स द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजियर, कि ये जो है टास्क जो है असेसमेंट का उसे ईजियर बना देता है। सेकेंड ऑप्शन कहा गया है, इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। थर्ड कहा गया है, इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स विद द डाइवर्स एक्सपर्टीज, जो हमारी डाइवर्स एक्सपर्टीज हैं उनका बेनिफिट मिलता है। यानी कि कहने का डाइवर्स एक्सपर्टीज का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स का एक्सपीरियंस, यानी कि डिफरेंट टीचर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका फोर्थ वन है, इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लार्ज साइज क्लासेस, कि क्या ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है लार्ज क्लासेस के लिए। तो दोस्तों, पहले समझे टीम टीचिंग होती क्या है। टीम टीचिंग वो टीचिंग होती है जहाँ पे आपके मोर देन वन टीचर एट अ टाइम पढ़ाते हैं। मोर देन वन टीचर आपको एक क्लास के अंदर पढ़ाते हैं। तो जब हम मोर देन वन टीचर पढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि चाहे क्लास साइज लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद, इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, क्या ये स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा? नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे टीम टीचिंग में क्या क्या हो रहा है, टीचर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहा गया है, इट मेक्स द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजियर, क्या इसका कुछ असेसमेंट से लेना देना है? अगर आप एक क्लास में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या इसका असेसमेंट से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो आपके पास बच्चों कौन सा ऑप्शन बचा, इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। इसमें क्या होगा टीम टीचिंग के अंदर, कि जो भी क्लास में स्टूडेंट होंगे उन्हें एक टीचर का एक्सपीरियंस ना मिलके एक टीचर की नॉलेज ना मिलके, बल्कि वहाँ पे जो 2 या 3 टीचर्स हैं उनकी नॉलेज मिलने लगेगी, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उनको मिलने लगेगी। ये चीज़ हमारे एरिया में पहले फॉलो नहीं होता था, बट आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, टीम टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। कुछ आज स्कूल्स में भी अभी टीम टीचिंग फॉलो हो रही है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी, to introduce the concept of image formation of spherical mirrors in class 7 students। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा गया है, हमारे क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, आपको उन्हें टॉपिक पढ़ाना है इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन का कैसे होता है, तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या आप स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ाएंगे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डूइंग, पे, यानी कि वो
तरीका जिससे आप बच्चों को कुछ करके सिखाएं, वही आपका बेस्ट तरीका माना जाता है। कैसा तरीका माना जाता है? बेस्ट, जिसमें बच्चा कुछ करके सीख रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ कहा गया है कि स्टूडेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स इन कर्व मिरर। आप बच्चों को बताएंगे कि कर्व मिरर के अंदर किस तरीके से आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन नहीं, इसमें आपने कुछ बच्चों से करवाया नहीं या बच्चों को कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दिया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कहा गया है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद द शाइनी स्टील स्पून्स एंड ऑब्जर्व देयर इमेजेस इन इट। अब देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बच्चों को शाइनी स्टील स्पून्स दे दिया गया है और बोला गया है कि इसके अंदर इमेज आप देखिए। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? करके सीख रहा है। वो जब प्रैक्टिकली देखेगा कि मेरी जो स्पून है वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रही है या कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रही है, या उसमें जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, उसे एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कैसे कर रहा है, कैसे सीख रहा है? लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कुछ कार्य करके सीख रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, ये इस नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेजेस एट वेरियस पोजीशन इन प्लेन मिरर, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, which of the following is not implied by the statement good science education is true to child, true to life and true to discipline? ये गुड साइंस एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये दर्शाता है कि जो हमारी एजुकेशन है वो ट्रू टू चाइल्ड होना चाहिए, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, ट्रू टू डिसिप्लिन होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है? साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन। कोई भी एजुकेशन, कोई भी साइंस एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, कोई भी हो, वो बच्चों को डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखा। डिसिप्लिन मतलब शोर, मतलब शोर मत मचाओ, ऐसा नहीं कहती। वो ये कहती है बच्चा जितना एक्टिव होके सीखेगा, जितना वार्तालाप करके सीखेगा, उससे उसको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों को शांत करना नहीं सिखाते, ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। साइंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। ये कुछ लग रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। साइंस एजुकेशन शुड बी लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट। जो साइंस एजुकेशन है वो, उसका लिंक होना चाहिए चाइल्ड और एनवायरनमेंट के बीच में, ये भी कुछ सही लग रहा है। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। कि जो साइंस एजुकेशन है वो किसमें मदद करे? बच्चों को जो प्रोसेस है साइंस के, उसको एक्वायर करने में। तो इसकी जब हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आपका सही लग रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि नॉट इम्प्लाइड, क्या पूछा गया था? नॉट इम्प्लाइड। तो इसका मतलब ये है इनमें से जो क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लिंक करके पढ़ाना चाहिए, और क्या, जो साइंस के प्रोसेसेस है बच्चों को वो एक्वायर करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर ओपन एंडेड होगा, आंसर देगा। देखिए, पहले दो टर्म समझे क्या होता है यहाँ पे। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, और एक होता है आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमेशा जो आंसर मिलेगा वो आपको सिंगल मिलेगा या फिर फिक्स मिलेगा। या तो आपको सिंगल मिलेगा या फिर आंसर आपका फिक्स्ड होगा। लेकिन जब हम आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका जो आंसर है वो फिक्स नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी हो जाए, आपका आंसर जो भी है, राम हो या श्याम हो, कुछ भी हो, आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सिंगल है। ठीक है, या मैं आपसे पूछती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है?
तो आप यूनिवर्सली कहीं पे भी चले जाओ, पूरे शहर देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चेंज होने वाला। आप चाहे एक स्टूडेंट से पूछो, 2 से पूछो या 100 से पूछो, सबका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसके आंसर फिक्स नहीं होते। इसका मतलब क्या है? आप जब एक स्टूडेंट से पूछोगे, दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे, तीसरे से पूछोगे, तो पूरे पूरे चांसेस हैं इन तीनों के आंसर कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो जब आपने फर्स्ट वाले से पूछा तो उसने कहा जी मैं तो पोल्यूशन पे काम करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं पॉपुलेशन पे काम करूंगा। तीसरे ने कहा मैं तो लग्जरी पे काम करूंगा। तो सबके आंसर अलग हो गए। क्वेश्चन सेम, सबके आंसर अलग हो गए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। तो बताइए, वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज? ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है? जल्दी बताइए, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? क्लोज है, यानी कि आपको सिंगल मिलेगा। व्हाट इज सेल्यूलोज मेड अप ऑफ? ये भी क्लोज है, सिंगल आंसर मिलेगा। नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ये भी आपका क्लोज है। ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज? अगर ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर्स आपको कैसे मिल रहे हैं? डिफरेंट मिल रहे हैं। तो क्या होगा? ये दिस वन इज योर ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are true about the curricular practices currently being showed in school? हमें बताया पूछा गया है इनमें से हमारे स्कूल्स के अंदर कौन सी करिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। Science and maths are being taught integrately as science and technology in elementary classes. क्या साइंस और मैथ्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा रहा है? नहीं दोस्तों, साइंस और मैथ्स को इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ाया जा रहा। साइंस अपने आप में एक सब्जेक्ट है और मैथ्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। आपकी जो सेकेंडरी क्लासेस है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एज सेकेंडरी साइंस के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ये आंसर तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस। साइंस और सोशल साइंस को इंटीग्रेट करके ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाए है प्राइमरी क्लासेस में। बिल्कुल सही है। प्राइमरी क्लासेस मतलब 1 to 5, जो हमारे 1 to 5 की बात करते हैं तो हमारी प्राइमरी क्लासेस की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्राइमरी क्लासेस तक यानी कि क्लास 5 तक हमारी जो है सब्जेक्ट रहता है आपके ईवीएस। और जब आप क्लास 6 में आ जाते हैं, ठीक है, जब आप सेकेंडरी क्लासेस में आ जाते हैं यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको सेपरेट कर दिया जाता है और साइंस अलग हो जाता है और सोशल साइंस अलग हो जाता है। सोशल साइंस आपकी अलग हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशल साइंटिफिक इशू इन द स्कूल करिकुलम? स्कूल करिकुलम में इनमें से कौन सा आपका जो रीजन है वो सही नहीं माना जाएगा सोशल साइंटिफिक इश्यूज को लेकर? तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए जब हम बात करते हैं सोशल साइंटिफिक इश्यूज की तो हम बात करते हैं ऐसे इश्यूज की जहाँ पे क्या करना है, आपकी आर्गुमेंटेशन स्किल डेवलप हो, जहाँ पे आप जो साइंस का जो नेचर है उसको समझ सकें और आप ऐसी रीजनिंग दे सकें जो कि एविडेंस बेस्ड हो। ठीक है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाए सोशल साइंटिफिक इश्यूज के दौरान कि आप अच्छे से बता सके कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। आप पूरा जो साइंस का नेचर है उसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है। हमारा जो सोशल साइंटिफिक इशू है वो हमारे को साइंस को अप्रिशिएट करना नहीं बताता। वो जो आप इसकी बात करते हैं तो वो ये इसमें हमें साइंस कितनी अच्छी है या कितनी मतलब हेल्पफुल है उस टाइप से कुछ नहीं बताता। ये हमारे को उसकी सच्चाई से रूबरू कराता है जिसमें आपके क्या है कि जो रीजनिंग है वो आपकी तर्क बेस्ड हो जाती है, एविडेंस बेस्ड हो जाती है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, एक टीचर है उसने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ाया क्लास 7 के बच्चों को और एक एक्टिविटी परफॉर्म करी। उसने क्या करा कि 3 ट्यूब्स लिए और उसको और तीनों ट्यूब्स में ऐसे 3 ट्यूब्स लिए और तीनों ट्यूब में 3/4 आपका पानी भर दिया। फिर उनको ABC नाम दे दिया, ABC। ठीक है, उसके बाद क्या करा उसने, ए में तो स्नेल रख दिया, बी में उसने क्या करा एक वाटर प्लांट रख दिया, वाटर प्लांट रख दिया, और सी में उसने क्या करा इन दोनों चीजों को रख दिया। ठीक है, और टीचर ने फिर कहा स्टूडेंट से कि किस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की किस में होगी। ठीक है, ये पूछा। तो अब इस प्रोसेस स्किल के अंदर टीचर जो है कौन सी स्किल को एम्फेसाइज कर रहा है, क्या बच्चे यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे प्रिडिक्ट करेंगे कि किस में हो सकती है, एस्टिमेट नहीं कर रहे क्योंकि आप यहाँ पे कुछ मेजर नहीं कर रहे। ठीक है, एस्टिमेटिंग और मेजरिंग, आप इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि कितना क्वांटिटी, यहाँ पे इसने क्वांटिटी नहीं पूछा, कितनी क्वांटिटी, दोनों में फर्क है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड आ जाता है तो आप क्वांटिटी से रिलेटेड हो जाता तो आपके आंसर एस्टिमेटिंग या मेजरिंग में से होते, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, बच्चे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि स्नेल स्नेल से ज्यादा हो सकती है, वाटर प्लांट से ज्यादा हो सकती है, या दोनों से ज्यादा हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct in respect of the activities suggested as a part of extended learning in the textbook। टीचर्स क्या करा रहे हैं, एक्सटेंडेड लर्निंग करानी है, तो उसमें हम इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। These are the important value addition to the children's repertoire of knowledge and, जो एक्सटेंडेड लर्निंग होती है वो बच्चों की नॉलेज के अंदर वैल्यू एडिशन करती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एडिशन करती है। फिर उसके बाद दिस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन, क्या वो स्टूडेंट इवेल्युएशन का बेसिस है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक्सटेंडेड लर्निंग कभी भी इवेल्युएशन के लिए नहीं करवाते। ठीक है, some of these require student to collect information of various kind and draw conclusion of their own। जब बच्चा एक्सटेंडेड लर्निंग करता है तो वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है बहुत सारे काइंड के और कंक्लूजन देता है अपने। some of these enhance the children's interaction with the experts teacher and society in large। अब जब बच्चा क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, कंक्लूजन करेगा, तो इससे क्या होगा, वो अपनी बात को समझने के लिए इंटरेक्शन करेगा एक्सपर्ट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सोसाइटी के साथ। तो आपके ये सभी पॉइंट सही हैं, कौन सा पॉइंट सही नहीं है, इवेल्युएशन, कभी भी एक्सटेंडेड लर्निंग हमारी इवेल्युएशन के लिए नहीं की जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिस स्किल्स, इनमें से कौन सी चीज हमारी हाइपोथेसिस स्किल्स को नहीं दर्शा रही। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस व्हिच लीड टू इंक्वायरी, attempting to explain observation or relationship in terms of some principle, using the sense to gather information, identifying variables for an experiment। तो देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, हाइपोथेसिस की, ठीक है, तो हाइपोथेसिस स्किल में हम किसी चीज के बारे में अपनी गणना बता रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, गणना बता रहे हैं कि आपने आपने कोई चीज करा, उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्वेशन करा, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने फिर क्या करते हैं, आप हाइपोथेसिस देते हैं कि ये चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो सकती है। तो जब हम इस तरह का कुछ करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी बनाते हैं जो आपको किस में आगे मदद करते हैं, इंक्वायरी में। ठीक है, आप क्या करते हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या रिलेशनशिप्स हैं या प्रिंसिपल के टर्म्स में उन्हें एक्सप्लेन भी करते हैं। आपके जो आपको एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ी, आप उन्हें भी आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इसमें आपका जो यूजिंग द सेंस ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करने का कोई रिलेशन नहीं होता आपका हाइपोथेसिस स्किल के अंदर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। A fact is an observation that has repeatedly found to be true over the time। ठीक है, जो फैक्ट होता है वो एक ऑब्जर्वेशन होती है जो कि बहुत मतलब बार बार जब भी टेस्ट किया जाए तो हमेशा आपकी ट्रू रही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहा गया, ए इज a law is a theory that has repeatedly found to be true over the time। अगर कोई थ्योरी हमारी बहुत बार ट्रू फाइंड की गई है तो वो लॉ बन जाती है,
चलिए जी देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्या होता है। थ्योरी और जो लॉ होते हैं दोनों ही अलग बातें होती हैं। वह एक चीज दूसरी कभी नहीं बन सकती। थ्योरी अलग होती है और लॉ अलग चीज होती है। लॉ रिलेशनशिप होता है जो कि हमेशा ट्रू माना जाता है। लॉ क्या है, एक ऐसे रिलेशनशिप को दर्शाता है जो हमेशा सही होता है और उसकी कोई एक्सप्लेनेटरी वैल्यू नहीं होती। और लॉ कहता है कि दैट इज व्हाट हैपन्स, कि ये हो रहा है। जबकि थ्योरी कहती है दिस इज व्हाई वी थिंक दिस हैपन्स, कि हमें ऐसा लगता है ये चीज इसलिए हो रही है। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा लॉ है, लॉ इज ऑलवेज ट्रू फैक्ट। ठीक है, फैक्ट है, ट्रू है। जब हम बात करते हैं किसकी, थियोरी की, तो थियोरी कहती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ हो रही है ये इस वजह से हो रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई थ्योरी हमारी बार बार रिपीटेडली वो आपकी ट्रू हो तो वो एक लॉ बन जाए। नहीं, लॉ बनने के लिए उसे बहुत सारी स्टेजेस से पार होना पड़ता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ओनली ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।